अच्छा जी, अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देख ली है, उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस देखे थे कि हम क्यों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, और थर्ड था कि कुछ डिफरेंस हमने देखे थे डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पर जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में डिफर कर रही होती हैं। अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मूविंग ऑन, क्या क्या आएगा जिसमें सबसे पहले हम लोग यहां पर अब डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को हमने यहां पर डिस्कस करना है, और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अगर मैं नाम पहले ले लूं तो दैट विल बी प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्राइवेट सेक्टर है, इसके अलावा आपके पास जो है वो लास्ट वन विल बी, नेक्स्ट वन विल बी पब्लिक सेक्टर है, और इसके अलावा फिर कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी बात करनी। स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर वन जो पहला ही वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, और दूसरा क्या है यहां पर, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, शॉर्टली नोन एज एनपीओज, शॉर्टली नोन एज एनपीओज। ठीक है जी। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में नाम से ही देखें तो आपको एक फर्क नजर आ रहा है, वो ये है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जो ओरिएंटेशन है, जो उनके गोल्स हैं, दैट विल बी कहीं ना कहीं प्रॉफिट से अटैच्ड। सेम तरीके से जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए आसान सा वर्ड ये होगा कि वो कम से कम प्रॉफिट से अटैच नहीं है। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अगर मैं प्राइमरी गोल की बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी गोल? गोल मींस द टारगेट यू वांट टू अचीव, एंड प्राइमरी मींस द बेसिक गोल, जिस वजह से आप वजूद में आए हो, जिस वजह से आपने एक बिजनेस को कायम किया है, वो क्या होगा? तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का द प्राइमरी गोल विल बी दो चीजें। नंबर वन इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नंबर वन इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट। पहला वर्ड क्या आएगा जी? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इस तरह से आपने काम करना है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। और दूसरी बात, इंक्रीज द वेल्थ ऑफ ओनर्स, इंक्रीज द वेल्थ ऑफ ओनर्स। अपने ओनर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है, अपने ओनर्स की दौलत को, अपने ओनर्स के माल को बढ़ाना है। तो कोई भी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन जब काम करेगी तो वो दो बेसिक प्राइमरी गोल्स की वजह से काम करेगी। नंबर वन विल बी कि जी कुछ भी करके आपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। नंबर टू कि आपने अपने ओनर्स, जो भी आपकी बिजनेस के ओनर्स होंगे, उनकी वेल्थ को आपने इंक्रीज करना है। As far as non-profit oriented organization is concerned, इनका जो प्राइमरी गोल है, the main objective will be, first one will be to provide goods and services, to provide goods and services to the intended बेनिफिशरीज। वेलफेयर प्रोवाइड करना, भला करना, किनका? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना, किन लोगों को? जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं। एग्जांपल से एक बात करते हैं, जैसे फर्ज करें कि कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अज्यूमिंग यूनिलीवर, नेस्ले, ये क्या कर रही है? ये एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है अपने बिजनेस के लिए वो क्या है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स को इंक्रीज करें और अपने ओनर्स की वेल्थ को इंक्रीज करें। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर अगर हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि एक नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रही है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लोगों का भला करना है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लोगों को हेल्प आउट करना है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो भी इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्बुलेंस सर्विस है, कोई वेलफेयर के लिए एम्बुलेंस सर्विस का काम कर रहा है, तो उस वेलफेयर का, एम्बुलेंस का जो ताल्लुक होगा, उसके लिए इंटेंडेड बेनिफिशरीज कौन होंगे? द इल वंस, द सिक वंस, जो भी बीमार लोग होंगे वो उनके इंटेंडेड यूजर होंगे। अगर वो लोगों को खाना खिलाते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियरी, इंटेंडेड बेनिफिशियरी कौन होगा? भूखे लोग, जो खाना नहीं, जिनको खाना प्रोवाइडेड नहीं है, तो उनको खाना मिल जाएगा, तो दे विल बी प्रोवाइडिंग गुड्स टू दोस जो कि उनके इंटेंडेड बेनिफिशरीज है। रिपीट, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से जाहिर है, इट इज फॉर मेकिंग प्रॉफिट। नंबर टू, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से जाहिर है, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द इंटेंडेड बेनिफिशरीज फॉर देयर वेलफेयर, उनके भले के लिए, उनके भलाई के लिए आप ये काम कर रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट वन प्राइवेट सेक्टर है और नेक्स्ट वन जो है वो पब्लिक सेक्टर है। अब थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलेंगे किस किस का, प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का। सबसे पहला डिफरेंस अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर जो है इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और जनरल पब्लिक, इंडिविजुअल्स और जनरल पब्लिक, whereas the public sector organization it is owned by the government, it is owned by the government। तो ये पहला बेसिक फर्क हो गया कि अगर किसी भी बिजनेस में जो ओनरशिप है, जो मलकियत है वो इंडिविजुअल के पास है या फिर किसी भी जनरल पब्लिक आम लोगों के पास है, आम पब्लिक के पास है, दैट बिजनेस विल बी, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। वेयरएज अगर कंट्रोल, अगर ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर में फॉल कर रही होगी, वो फॉल कर रही होगी इन पब्लिक सेक्टर। अब थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा एक वाइडर पर्सपेक्टिव से हमने इसको देखना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। स्टार्टिंग विद प्राइवेट सेक्टर, एज आई हैव टोल्ड यू कि जी ये ओनरशिप कहां पर है, किन के पास इसकी ओनरशिप है। नंबर 1 इंडिविजुअल्स, नंबर 2 जनरल पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर को हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 सोल ट्रेडर, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 लिमिटेड कंपनी। रिपीट, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। नंबर 1 सोल ट्रेडर, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 लिमिटेड कंपनीज। अब इनको एक एक करके खोलते हैं। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप तो बहुत सिंपल है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह लिमिटेड कंपनी पे आएंगे। सोल ट्रेडर क्या होगा? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सोल मींस वन, ट्रेडर मींस बिजनेसमैन, जो बिजनेस कर रहा है। तो सोल ट्रेडर एक ऐसा बिजनेस होगा जिसका ओनर और जिसका कंट्रोल एक बंदे के पास है, एक बंदे के पास है। अज्यूमिंग कोई भी एक जनरल स्टोर है, उस जनरल स्टोर का जो मालिक है वो उस बिजनेस का सोल ट्रेडर है, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट उसकी है, सारा कंट्रोल उसके पास है, सारी मैनेजमेंट उसके हाथ में है, सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में है। तो दैट पर्सन विल बी नोन एज सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर में जो प्रॉफिट होगा वो किसको दिया जाएगा? सोल ट्रेडर खुद को, खुद सोल ट्रेडर को ही वो सारे का सारा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट सोल ट्रेडर की ही है। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा? वेन एवर 2 और मोर देन 2 पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से कम नहीं हो, क्योंकि 2 से कम होता है 1 और 1 होता है सोल ट्रेडर। 2 या 2 से ज्यादा लोग जब भी मिलकर कोई कारोबार करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस में? ऑब्जेक्टिव क्या होगा उनका? प्रॉफिट अर्न करना। मकसद क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। तो वो बिजनेस, वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है क्या? पार्टनरशिप। जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कोई कारोबार करेंगे, कोई काम करेंगे, तो दैट विल फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और वो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग में क्या आएगा? पार्टनरशिप में आएगा। एक बंदा है तो सोल ट्रेडर, एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो पार्टनरशिप में काम हो रहा होगा। अब जो थर्ड पार्ट है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज लिमिटेड कंपनी। दैट इज लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज लीगल स्टेटस, जो कि बाकी दोनों फॉर्म्स में नहीं है। लीगल स्टेटस क्या है? ये लॉ की नजर में, कानून की नजर में लिमिटेड कंपनी का अलग सेपरेट लीगल स्टेटस है। कानून की नजर में लिमिटेड कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि सोल ट्रेडर, अज्यूमिंग असलम भाई और असलम जनरल स्टोर, ये दोनों लॉ की नजर में एक ही हैं, इनका कोई आपस में सेपरेट नहीं है। लॉ की नजर में असलम भाई और असलम जनरल स्टोर दोनों सेम कैटेगरी है, सेम एंटिटी है। जबकि कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स वो सेपरेट हैं और कंपनी सेपरेट है। लीगल स्टेटस अलग देने का जरूरत इस वजह से है, जैसे एक आपके पास अगर फॉर एग्जांपल असलम भाई हैं जो कि असलम जनरल स्टोर के मालिक हैं, ही कैन सू समवन, वो किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। सेम तरीके से कोई शख्स भी असलम भाई के ऊपर केस कर सकता है, कोई भी लोन का केस हो, कोई भी एसेट्स का केस हो, कुछ भी केस हो वो कर सकते हैं। सेम तरीके से कंपनी को भी लॉ ने ये राइट दिया है कि भाई आप आर्टिफिशियल पर्सन हो, जीते जागते इंसानों की तरह हाथ पांव आपके नहीं है, बट स्टिल यू विल बी क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन है पर क्योंकि इंसानों की तरह आपके पास जो है हाथ पांव नहीं है, देयरफॉर यू आर क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल पर्सन।
और आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से आपको जो एडवांटेज है लीगल स्टेटस में वो ये है कि आप भी आम इंसानों की तरह लॉ अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप एज अ कंपनी, एबीसी कंपनी कैन सू समवन एंड समवन कैन एज वेल सू एबीसी कंपनी। उसमें उसके ओनर्स, शेयर होल्डर्स का एबीसी कंपनी के लीगल मामला से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लिमिटेड कंपनी के पास लीगल स्टेटस क्या है जी? सेपरेट लीगल स्टेटस है। पहला पॉइंट ये फर्क याद रखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का लीगल स्टेटस सेपरेट नहीं होता। दे आर ओनर्स और जो बिजनेस है वो दोनों वन एंटिटी काउंट होती हैं। जबकि कंपनी के अंदर जो लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर क्या होगा कि लॉ की नजर में कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ओनर्स से सेपरेट है। अच्छा जी, अब यहां पर सबसे पहली चीज, ओनर्स कौन होते हैं? दो लोग हैं। देखो बेटा जी, सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, दोनों के अंदर ओनर और कंट्रोल एक ही बंदे के पास है, सेम लोगों के पास है। ए बी सी तीन लोग हैं, तीनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस किया जिसको हमने, क्योंकि दो से ज्यादा लोग थे तो दो या दो से ज्यादा लोग थे तो हमने इसको कहां क्लासिफाई किया? पार्टनरशिप में। क्लासिफिकेशन हुई कहां पर? पार्टनरशिप में। वो पार्टनरशिप के अंदर जो ओनर्स हैं वो एबीसी ही हैं और उस तमाम तर पार्टनरशिप के जो मामलात देखेंगे वो भी एबीसी ही देख रहे होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर या सोल ट्रेडर के अंदर ओनर और कंट्रोल सेम लोगों के पास होता है। जबकि कंपनी के अंदर ये डिफरेंट लोगों के पास है। कैसे? कंपनी के अंदर जो ओनर्स हैं दे आर द शेयर होल्डर्स। कंपनी के अंदर जो ओनर्स हैं दे आर द शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, वो कंपनी के ओनर्स हैं। जबकि कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर्स के पास होता है। कंट्रोल जो है बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, बिजनेस को चलाना कैसे है, बिजनेस में क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी, किस तरीके से मैनेजमेंट होगी, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, ये तमाम मामला डायरेक्टर्स देख रहे होते हैं। और उन डायरेक्टर्स की फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं। इसको हम फर्दर आगे के चैप्टर्स में एलोबरेट करेंगे, पर फिलहाल के लिए दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 आर ईडीज, नंबर 2 आर एनईडीज। एक जो है वो कौन है? ईडीज हैं, और दूसरे कौन से हैं? एनईडीज हैं। ईडी स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वर्ड क्या जी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जबकि एनईडी आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने एज ए सेड कि इसको इंशाल्लाह आगे के चैप्टर्स में फर्दर एलोबरेट करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल से थोड़ा सा फर्क देख लें, ईडीज कौन होते हैं और एनईडीज कौन से होते हैं। यहां पर वर्ड यूज किया डायरेक्टर्स। ईडीज भी डायरेक्टर्स हैं, एनईडीज भी डायरेक्टर हैं। दे बोथ कंबाइनली आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ईडीज और एनईडीज को कंबाइनली क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। कंपनी में पॉलिसी मेकिंग, कंपनी में स्ट्रैटेजी मेकिंग, कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, क्या काम होगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इस चीज के करता धरता होते हैं। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दो क्लासिफिकेशन है, एक ईडीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरे एनईडीज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या फर्क है? कंपनी को एग्जीक्यूट कौन कर रहा होता है? कंपनी को चला कौन रहा होता है? कंपनी के मामलात को कौन देख रहा होता है? आंसर इज ईडीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जबकि कंपनी में जो एनईडीज है, अगर कंपनी चला ईडीज रहे हैं तो एनईडी का क्या काम है? एनईडी का काम होता है एक एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर। एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर क्यों? ये एनईडीज जो हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस रखते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। इनके पास क्वालिफिकेशन भी अच्छी होती है, इनके पास नॉलेज भी अच्छी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो ईडीज तो लिमिटेड होते हैं इस बाउंड्री तक, इस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बाउंड्री तक महदूद होते हैं। एनईडीज के पास आउटर वर्ल्ड का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो कि वो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर बैठकर, इस बोर्ड में बैठकर शेयर करते हैं किसके साथ? ईडीज के साथ। ताकि जब पॉलिसी मेकिंग हो तो ना सिर्फ एग्जीक्यूटर्स जिन्होंने उन पॉलिसी पर अमल करवाना है वो अपना इनपुट दें, बल्कि एनईडीज भी साथ इनपुट देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एडवाइजरी होता है। एनईडी के दो काम हैं। एक काम तो इनका है कि ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, अपनी एडवाइस देंगे ताकि बोर्ड के मामलात को बेहतर तौर पर चलाया जा सके। लेकिन एक और रोल भी है, वो रोल ये है कि कहीं ना कहीं ये एनईडी एक चेक रखते हैं, नजर रखते हैं किसके ऊपर? ईडीज पर।
उसका रीजन है, इंशाल्लाह आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस जरूर करेंगे। छोटा सा पॉइंट यहां पर भी डिस्कस कर देता हूं, वो ये है कि ईडीज की जो रेम्यूनरेशन है, उनके जो पैसे उनको मिलने हैं, वो कहीं ना कहीं बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसके साथ लिंक्ड होते हैं। ज्यादा प्रॉफिट है उनको ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगी, बोनसेस मिलेंगे, कमीशन मिलेगी, एटसेट्रा। कम होगा, जाहिर सी बात है उनके ऊपर सवालात भी उठेंगे, वो अकाउंटेबल भी होंगे। तो कहीं ना कहीं ईडी का ये माइंड होता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ताकि एक तो मेरी जॉब भी पक्की रहे, मेरे अपनी रेम्यूनरेशन भी अच्छी बनती रहे और मुझ पर ज्यादा सवाल भी ना उठें। तो उसके लिए वो हो सकता है कि बहुत हाई रिस्क डिसीजंस ले, जिसमें कंपनी के बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो छक्का लग गया, लेकिन नुकसान के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये एनएलडी कहते हैं भाई आप पर हम चेक रख के बैठे हुए हैं, आप पर हमारी नजर है। उसका रीजन ये है कि आप ये जो हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, आप ये जो हाई रिस्क डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आपका अपना पैसा नहीं है। पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। वो आपको सिर्फ यूटिलाइज करने के लिए दे रहा है, आपको सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए दे रहा है। तो उस पब्लिक के पैसे पर छक्के नहीं मारो। आपका अपना पैसा होता है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप पब्लिक के पैसे पे अमानतदार बैठे हो, तो यू हैव टू थिंक अ लॉट। आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपका फायदा तो हो जाए पर पब्लिक का नुकसान हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एडवाइजरी रोल में भी होते हैं एनईडीज, और कहीं ना कहीं वो चेक रखने के लिए होते हैं कि ईडीज जो डिसीजन मेकिंग करें वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होने चाहिए। ठीक है जी। तो ओनर्स कौन होंगे किसी भी लिमिटेड कंपनी के अंदर? शेयर होल्डर्स। कंट्रोल किसके हाथ में होगा? पहली बात, कंट्रोल और ओनर्स सेपरेट होंगे। ओनर्स होंगे शेयर होल्डर्स, जबकि कंट्रोल किसके पास होगा? डायरेक्टर्स के पास। सर ये डायरेक्टर्स आएंगे कहां से? आसमान से नाजिल होंगे? आसमान से नाजिल नहीं होंगे। इनको इलेक्ट करेंगे, इनको हायर करेंगे कौन? शेयर होल्डर्स। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो अपने बिहाफ पर इन लोगों को हायर करेंगे अपनी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। तो सर ये क्या किसी को जवाबदेह होंगे? बिल्कुल जवाबदेह होंगे। ये जवाबदेह होंगे शेयर होल्डर्स को ही, ओनर्स को ही। भाई आपको मैंने अपने बिहाफ पर इस कंपनी का चलाने के लिए बिठाया, तो कल को इस कंपनी के मामलात पर आप जवाब भी मुझे ही दोगे। थर्ड पार्ट, क्या सर ये डायरेक्टर्स खुद जाके मेहनत करते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या खुद जाके मेहनत करते हैं? ये लोग सिर्फ काम करवा रहे होते हैं, जबकि काम करने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे कौन है? ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। सारे का सारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। जल्दी से रिकॉल जी, प्रॉफिट ओरिएंटेड में क्या होगा? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी गोल क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। नॉन प्रॉफिट में बेसिक गोल क्या होगा? वेलफेयर ऑफ पीपल। प्राइवेट सेक्टर में तीन टाइप्स कौन सी हैं? सोल ट्रेडर, जिसमें एक ही मालिक है, उसी के पास कंट्रोल है, वही सब करता धरता है। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट जो है वो बिल्कुल मौजूद है, 20 की लिमिट है। और 20 के अंदर अंदर अगर लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो दे विल बी वर्किंग अंडर पार्टनरशिप। लिमिटेड कंपनी के अंदर इनका लीगल स्टेटस क्या होगा? सेपरेट होगा। किससे सेपरेट होगा? अपने शेयर होल्डर से। और ओनर्स अलग होंगे और कंट्रोल अलग होगा। कानून की नजर में ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स। कंट्रोल किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास। डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं? ईडीज और एनडीज होते हैं। ईडीज वो हैं जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, अमल करते हैं, एक्शन प्लान करते हैं, तो दे आर नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और एनडीज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्शन नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, पर वो फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद होते हैं फॉर द पर्पस कि कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपनी नॉलेज को शेयर करें, अपनी जो उनके एक वाइडर पर्सपेक्टिव है उसको शेयर करें, जो कि बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर सके। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कौन है? जो कि इस पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने में अपना रोल अदा कर रहा होगा। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ड यहां पे क्या यूज किया हुआ है? लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के साथ वर्ड लिमिटेड क्यों लगा है? इसलिए लगा है क्योंकि लिमिटेड का मतलब ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है शेयर होल्डर का, कल को अगर खुदा ना खास्ता कंपनी डूबेगी तो उनका सिर्फ कितना डूबेगा? जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, इन दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कि अगर बिजनेस इन लोगों के लॉसेस पूरे नहीं कर सकेगा, बिजनेस इस कारोबार के लॉसेस पूरे नहीं कर सकेगा, तो इन लोगों के, किन लोगों के? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं
उनको सेल आउट करके, उनको बेच के बिजनेस का लॉस पूरा किया जाएगा। तो मतलब कंपनी के अंदर लायबिलिटी जो ओनर्स हैं उनकी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, वेयर एज इन सोल ट्रेडर एंड इन पार्टनरशिप ये लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। अगर आपका बिजनेस आपका लॉस पूरा करे तो ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपका लॉस पूरा करे तो ठीक है, अदरवाइज अगर लॉस ज्यादा होगा तो फिर बिजनेस के जो ओनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स के जरिए बिजनेस का वो लॉस पूरा किया जाएगा। ठीक है जी।